आज हम लोग छंद से संबंधित दूसरा वीडियो देख रहे हैं। इसका जो पहला भाग था उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने लघु वर्णों को पहचानने और गिनने का तरीका बताया था। तो अगर आप इसका पहला भाग देखेंगे और दूसरा भाग देखेंगे तो आपका जो छंद है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप पहला भाग देखना चाहते हैं तो या तो चैनल पर चले जाएं या तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, आप आई बटन पे जा कर के इसका दूसरा भाग देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि दीर्घ वर्ण क्या है और उसे कैसे पहचानते हैं। आपके सामने परिभाषा दिखाई पड़ रही है। पहले आप परिभाषा को मेरे साथ पढ़ लीजिए, फिर मैं अपने शब्दों में बताऊंगा कि इस परिभाषा का क्या मतलब है। दीर्घ वर्ण उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण यानी बोलने में लघु वर्णों की अपेक्षा दुगना समय लगता है। दीर्घ वर्ण को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के यस कह लीजिए या सांप के तरह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये परिभाषा है। आप इस परिभाषा को आप मेरे शब्दों में समझिए। देखिए, ये परिभाषा कह रही है कि जो दीर्घ वर्ण होते हैं, दीर्घ वर्ण क्या होते हैं। जैसे देखिए, ये क है, ये लघु वर्ण है। इसको बोलेंगे तो कम समय लगेगा। क आपने बोल दिया क, लेकिन ये है का। इसको जब का बोलेंगे तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए ये दीर्घ वर्ण है। तो यही आपने लिखा है यहाँ पर कि जिनके बोलने में लघु वर्णों की अपेक्षा दुगना समय लगता है, वो दीर्घ वर्ण होते हैं। और इनको प्रदर्शित करने के लिए इनके ऊपर ऐसे यस की तरह एक अक्षर, एक संकेत लिखा जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि दीर्घ वर्ण किसे कहते हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, दीर्घ वर्ण वे होते हैं जिनको लघु की अपेक्षा बोलने में दुगना समय लगता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा क, अब आप कहेंगे की, तो की बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये दीर्घ वर्ण हो गया। ठीक है। जैसे है ये कु, ये है कु, कम समय लगा, लेकिन जब ऐसे बोलेंगे कू तो ज़्यादा समय लगेगा, तो ये दीर्घ वर्ण है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग किसी छंद में लघु और दीर्घ वर्णों की पहचान कैसे करेंगे। बहुत आसान तरीका है, बस आप वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर दीर्घ वर्ण, या यूँ कह लिया जाए कि दीर्घ मात्रा को पहचानते कैसे हैं। तो देखिए, दीर्घ मात्रिक वर्णों को गणना करने के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं। अब हम लोग एक एक नियम को देखते हैं, पढ़ेंगे और मैं आपको अपने शब्दों में समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिए, संयुक्त अक्षर के पूर्व के लघु वर्ण दीर्घ होते हैं। पहला नियम कह रहा है कि संयुक्त अक्षर के पूर्व के लघु वर्ण दीर्घ होते हैं। कब होते हैं? यदि उन पर बलाघात यानी बोलने में अधिक समय लगता है तब। लेकिन इनके कुछ अपवाद होते हैं, उन अपवादों को छोड़कर। अब आप इसे उदाहरण से समझिए। जैसे देखिए, पुष्ट, इसमें ये जो प है ये लघु वर्ण है। जो ये प आपको दिख रहा है ये लघु वर्ण है, लेकिन इसको जब हम देखेंगे तो इसको हम दीर्घ गिनेंगे। दीर्घ क्यों गिनेंगे? नियम कह रहा है कि संयुक्त अक्षर के पहले देखिए, यहाँ पर आधा स और ट संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर के पहले यदि कोई लघु भी आ रहा है तो हम उसको दीर्घ गिनेंगे। ठीक है। और क्लियर समझिए आप। जैसे मान लीजिए कि अगर यही चीज़ ऐसे लिखी होती, पू र
न, मान लीजिए ये एक शब्द है, ये किसी छंद में आया है, तो ये यहाँ पर अगर ऐसे गिनेंगे तो ये लघु होगा, लघु एक इसका मात्रा गिना जाएगा लघु। लेकिन यहाँ इसको हम 2 गिन रहे हैं। क्यों 2 गिन रहे हैं? क्योंकि इसके पहले संयुक्त अक्षर आ गया है। ठीक है, तो यदि कोई संयुक्त अक्षर है, यदि कोई संयुक्त अक्षर है और उसके पहले लघु भी है तो हम उसको दीर्घ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके बोलने में अधिक समय लगता है या इन पर बलाघात का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पे आप मु, ये मु लघु वर्ण गिनना चाहिए, लेकिन हम इसको लघु नहीं गिनेंगे, इसको दीर्घ गिनेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले संयुक्त अक्षर आया हुआ है। तो ये नियम यही कह रहा है कि संयुक्त अक्षर के पूर्व लघु वर्ण दीर्घ होते हैं। कब? यदि उन पर बलाघात हो, अर्थात बोलने में अधिक समय लगता हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसीलिए मैंने बताया है कि उपर्युक्त वाक्यों में पू तथा मु और ग, देखिए पू मु ग ये तीनों जो है लघु वर्ण हैं, लेकिन हम इनको लघु वर्ण है, लेकिन हम इनको दीर्घ वर्ण मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पहले संयुक्त अक्षर है। ठीक है, लेकिन सभी जगह यह बात नहीं होगी, कुछ अपवाद भी है। देखिए अपवाद को भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छंद हो, उसमें भ्रष्ट शब्द आ जाए, तो अब देखिए यहाँ पे संयुक्त अक्षर है और यहाँ पे ये जो भ्र है, आपको पता है जब पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि लघु कैसे पहचानेंगे, तो वहाँ मैंने बताया था कि जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनको हम लघु गिनते हैं। तो भ्र संयुक्त अक्षर है, ये लघु है, लघु है, और यहाँ हम इसको लघु ही गिनेंगे, जबकि इसके पहले यहाँ संयुक्त अक्षर आया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हम भ्र बोलते हैं तो बलाघात समय ज़्यादा नहीं लगता है, आराम से हम भ्रष्ट बोल लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको हम लघु ही गिनेंगे, यहाँ पर भ्र को हम लघु ही गिनेंगे। ये अपवाद है। जैसे तुम्हारे देख लीजिए, यहाँ पर तू से पहले आधा म और ह आया हुआ है, तो आधा म और ह संयुक्त अक्षर है, इसके पहले ये लघु आया है, इसको हमको दीर्घ गिनना चाहिए, लेकिन हम इसको लघु ही गिनेंगे। क्यों गिनेंगे? क्योंकि तू पर ज़्यादा बल नहीं लग रहा, आराम से हम तुम्हारे बोल रहे हैं। यदि ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि अब यदि आप बलाघात को बोल के नहीं समझ पा रहे हैं तो ट्रिक से कैसे समझेंगे, आप वीडियो को देखते रहिए। तो वही यहाँ पे लिखा देखिए, इन दोनों शब्दों में भ्र और तू दोनों संयुक्त अक्षर से पहले हैं, लेकिन इसके बाद भी लघु वर्ण ही माना जाएगा, क्योंकि इन्हें बोलने में बलाघात का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अर्थात हम इसे आसानी से बोल ले रहे हैं। ठीक है, तो कुछ अपवाद भी हैं। तो हम यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर हम बलाघात से कैसे पहचानें, आपको भी दिक्कत होगी, तो मैं एक ट्रिक भी लास्ट में बताऊँगा कि कब यहाँ पर आप इसको लघु गिनेंगे और कब यहाँ पर आप इसको दीर्घ गिन लेंगे, वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, यदि आप बोल के नहीं समझ पा रहे हैं, अभी आप देखते चलिए। देखिए यहाँ पर दूसरा नियम देखते हैं। मैंने पहले नियम में बताया आपको कि यदि कोई संयुक्त अक्षर है और उसके पहले कोई लघु भी आ रहा है, तब हम उसको दीर्घ गिनते हैं, अपवादों को छोड़कर, पहले नियम में। चलिए अब दूसरे नियम को देखते हैं। अनुस्वार युक्त व्यंजन दीर्घ होते हैं। अनुस्वार युक्त व्यंजन दीर्घ होते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण से देखिए, जैसे यहाँ पर कंत, बंत, आनंद दिया है। अनुस्वार का मतलब देखिए, जैसे क पर ये बिंदी है ना, ये अनुस्वार है। जैसे यहाँ पर देखिए ब पर बिंदी है, ये अनुस्वार है। यहाँ पर देखिए न पर बिंदी है तो अनुस्वार है। तो ये उदाहरण, जो दूसरा नियम है, ये कह रहा है कि यदि कोई छंद है मान लीजिए, और छंद में किसी अक्षर पर अनुस्वार लगा है, तो हम इसको दीर्घ गिनेंगे, इसको दीर्घ वर्ण मानेंगे। ठीक है, जबकि जब मैंने पहला वीडियो बनाया था और लघु वर्णों की पहचान करने के लिए बताया था, तो मैंने कहा था यदि किसी पर चंद्र बिंदी है तो इसको हम लघु गिनेंगे। यदि किसी पर चंद्र बिंदी है तो हम इसको लघु गिनेंगे, इसको हम एक ही मात्रा देंगे। लेकिन यदि किसी पर
लेकिन यदि किसी पर अनुस्वार लगा हुआ है तो हम इसको दीर्घ मानेंगे और इसको दो मात्रा देंगे। ठीक है, तो दूसरा नियम मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अनुस्वार, यदि किसी पर अनुस्वार लगा यानी ये बिंदी लगी हुई है, तब हम उसको दीर्घ मानते हैं, दीर्घ वर्ण मानते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा देख लीजिए। विसर्ग युक्त वर्ण भी दीर्घ माने जाते हैं। जैसे दुख, अतः आदि। विसर्ग क्या है जरा सा देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए दू लिखा हुआ है और दू के बगल में ऐसे दो बिंदी है, तो ये जो दो बिंदी लगी हुई है ना, इसको हम विसर्ग कहते हैं। और जब किसी अक्षर पर विसर्ग का बगल में विसर्ग का चिन्ह लगा होता है तो वो दीर्घ होता है। ये आपका तीसरा नियम कह रहा है। ठीक है, फिर से इस बात को समझ लीजिए। तीसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि किसी में विसर्ग लगा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर द के बगले विसर्ग है, यहाँ पे त के बगले विसर्ग है, तो यदि किसी वर्ण के बगल में विसर्ग है तो वो दीर्घ माना जाता है और उसकी दो मात्रा होती है। ठीक है, तो तीसरा नियम आपने समझ लिया होगा। अभी हम लोग नीचे उदाहरण हल करेंगे और आपको अच्छे से बताऊंगा कि उदाहरण में कैसे देखिए ये हो रहा है। चलिए चौथा नियम देख लेते हैं। चौथा नियम क्या कह रहा है? दीर्घ मात्रा यानी बड़ी मात्रा वाले वर्ण भी दीर्घ होते हैं, जैसे की, गी, पू आदि। अब यहाँ मेरे शब्दों में से समझिए, जब आप मात्रा याद करते हैं तो कहते हैं ना छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। तो यदि जहाँ बड़ा बड़ा आप बोल रहे हैं वो कहीं लगा है तो हम उसको दीर्घ मानते हैं। जैसे देखिए क, ये क है ना, जब क में छोटी की मात्रा लगाते हैं तब हम इसको लघु बोलते हैं और इसको एक ही मात्रा देते हैं। लेकिन जब आप क में बड़ी, देखिए दीर्घ बड़ी मात्रा लगा देते हैं तो ये दीर्घ हो जाता है और इसको हम फिर दो मात्रा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ग है, ग में बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो ये दीर्घ है। यहाँ पर देखिए आप प में बड़ा ऊ की मात्रा है तो ये दीर्घ है। तो यहाँ पर जो चौथा नियम है वो कह रहा है कि यदि किसी भी वर्ण में क, ख, ग कोई भी वर्ण है और उसमें बड़ी, बड़ा ये सब लग जाए तो हम उसको दीर्घ मानते हैं। चलिए उदाहरण से समझिए कि देखिए कैसे दीर्घ को कैसे पहचानते हैं। पहला वीडियो देखिए, उसमें लघु को कैसे पहचानते हैं सीख लीजिए, और इसमें दीर्घ को कैसे पहचानते हैं ये देख लीजिए। उदाहरण से आइए हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर म में बड़ाऊ की मात्रा, तो मैंने कहा ना जिसमें बड़ाऊ की मात्रा होती है वो दीर्घ माना जाता है। तो यहाँ पर कितनी मात्रा आप लगाएंगे? दो। ठीक है, क में कोई मात्रा नहीं है, एक। ह में देखिए ओ की मात्रा है तो दो, ई छोटी है तो एक, व में आ की मात्रा है दो, च में आ की मात्रा है दो, ल में कोई मात्रा नहीं है तो एक। अब चलिए और हाँ, एक साथ ये भी समझ लीजिए, देखिए इसमें चार चरण है। एक चरण यहाँ है, एक चरण यहाँ से यहाँ तक है, एक चरण यहाँ तक है और एक चरण, इस तरह से देखिए इसमें चार चरण है। एक चरण, दो चरण, तीन चरण और चार चरण। ठीक है, तो चलिए पहले चरण को गिनते हैं कि कितना इसमें है। 2, 3, 2, 5, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11। तो पहले चरण में इसमें 11 मात्रा है। चलिए एक बार फिर से इसको गिन लीजिए। माँ सीखिए, देखिए कैसे दीर्घ को कैसे पहचानेंगे। जो अभी मैंने 4 नियम बताया है उसको ध्यान में रख के आप दीर्घ को पहचाने। लघु को पहचानने के लिए मैंने कहा कि आपको पहले बता चुका हूँ, तो लघु हम लोग पहचान लेंगे, पहले पढ़ चुके हैं। इसमें दीर्घ को पहचानिए। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये म है, म में बड़ाऊ की मात्रा है तो ये दीर्घ हो गया, तो दो मात्रा देंगे। क में कोई मात्रा नहीं है, एक। ह में मात्रा है तो ये हो गया दो। ई में कोई मात्रा नहीं, एक। इसमें दो, इसमें दो, इसमें एक। पहला चरण समाप्त हो गया। आप गिन लीजिए, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11। तो आप देख रहे हैं कि पहले चरण में कितनी मात्रा आ गई? 11। ठीक है, अब दूसरे चरण को गिनिए। देखिए प, देखिए प पर अनुस्वार लगा हुआ, तो मैंने कहा था जहाँ अनुस्वार होता है उसको दो गिनते हैं, तो दो। देखिए ग में छोटा ऊ की मात्रा लगी है, तो जहाँ छोटा ऊ छोटा छोटा रहे उसको हम एक ही मानेंगे, तो एक। च पर कुछ नहीं है, एक। अड़ाई पर दो। गी पर छोटी है तो छोटी को एक ही गिनेंगे, एक, 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 एक।
इसमें भी कोई मात्रा नहीं, एक एक एक। अब देख लेते हैं कि हम लोग इस दूसरे चरण में कितनी मात्रा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 2 9 10 11 और 2 13। तो दूसरे चरण में आपकी हो गई 13 मात्रा। दूसरे चरण में आपकी 13 मात्रा हो गई। ठीक है, अब तीसरा चरण गिनते हैं। चलिए, आ है तो 2, छोटा है तो 1। यहाँ पर संयुक्त अक्षर है, देखिए ये क्रि संयुक्त अक्षर है और मैंने बताया था कि संयुक्त अक्षर को एक मानते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो संयुक्त अक्षर हमेशा एक होता है। 2 सा में छोटा उ की है तो 1 1 2 1। चलिए अब इसकी मात्रा गिन लेते हैं। तो 2 3 4 और 4 और 2 6, 1 7 8 2 10 और 1 11। तो तीसरे चरण में भी जो है 11 मात्रा मिल गई हम लोगों को। चलिए अब हम लोग चौथा चरण। तो देखिए द्र संयुक्त अक्षर है, एक होगा। 10 संयुक्त अक्षर है, एक होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी एक एक एक, इनमें एक है। अब हम चौथे चरण की मात्राओं को गिन लेते हैं। 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप देख रहे हैं कि चौथे चरण में भी 13 मात्राएं हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, पहले में 11 मात्रा और तीसरे में 11 मात्रा, दूसरे में 13 मात्रा और चौथे में 13 मात्रा। तो यदि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा है तो हम उसे सोरठा छंद कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको उदाहरण में ये जो दिया हुआ है उदाहरण में, ये सोरठा है। ठीक है, तो बहुत ही सरल है। सबसे जो कठिन चीज़ें छंद में होती हैं वो यही होती हैं कि किसको आप 1 गिनेंगे और किसको आप 2 गिनेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि यदि संयुक्त अक्षर से पहले कोई लघु है तो दीर्घ भी गिनते हैं और लघु भी गिनते हैं। तो उसको कैसे पता करेंगे, हम लोग दूसरे उदाहरण से देखते हैं। चलिए यहाँ हम लोग गिनते हैं और देखते हैं कि कैसे लघु और दीर्घ को गिनिए आप। देखिए ट में बड़ा है तो ये 2 होगा। ये ट में बड़ा उ की मात्रा है तो ये कितना होगा, 2 2। यहाँ छोटा है तो 1 1 1 1। यहाँ ना है 2 1। देखिए मैंने बताया था पहले वीडियो में कि ए ऐ ओ और ये सब दीर्घ होते हैं। ठीक है, ये सब दीर्घ होते हैं। तो ए है तो यहाँ 2 हो जाएगा। पहला चरण खत्म हो गया। चलिए गिन लेते हैं। 2 2 4 5 6 7 8 2 10 11 और 2 13। पहले चरण में 13 मात्रा हो गई। चलिए दूसरे चरण को गिनते हैं। जौ औ की मात्रा है 2, यहाँ बड़ा उ की मात्रा है तो 2, फिर 2 फिर 2, यहाँ फिर 2 और फिर ये 1। चलिए गिन लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। तो दूसरे में आ गई 11 मात्रा। चलिए तीसरे चरण को गिन लेते हैं। पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, तीसरे चरण को गिनिए। देखिए 1, इसमें छोटी लगी है तो 1 1 1 1 1, सब में छोटा लगा है तो 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2। चलिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5। चलिए इस चरण को फिर से गिनते हैं। मिट गया तो फिर से गिन लेते हैं। 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2। तो गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप देख रहे हैं कि तीसरे चरण में जो है
13 मात्रा आ गई। पहले में भी आपने कितना गिना था? 13 गिना था। दूसरे चरण में आपने कितना गिना था? 11 गिना था। ठीक है, दूसरा गिन लेते हैं, फिर से देख लीजिए। 2 2 2 2 2 2 1, तो 1 और 2 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, तो दूसरे में 11। अब चलिए इसको, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि संयुक्त अक्षर के पहले यदि लघु है तो कैसे जानेंगे कि छोटा है कि बड़ा है। तो चलिए चौथे को हम लोग गिनते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये संयुक्त अक्षर है और इसके पहले लघु वर्ण आया है। तो हम इसको 1 गिनेंगे कि 2 गिनेंगे, कैसे पता चलेगा? चलो देखते हैं। ये याद रख लीजिएगा, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो देख लीजिए, पहले में 13 है, दूसरे में 11 है, फिर तीसरे में 13 है। तो यदि पहले में 13 है, तीसरे में 13 है, तो ये हमको पता चल गया कि ये कौन सा छंद है? दोहा है। ठीक है, चलिए अब चौथे वाले को हम लोग गिनते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ा उ की है, तो इसको हमने 2 गिन लिया, इसको हमने 2 गिन लिया, इसको 2 गिन लिया। अब देखिए यहाँ पे संयुक्त अक्षर है। अब संयुक्त अक्षर के पहले मूल लघु है, तो हम इसको 2 गिने कि 1 गिने? तो हम लोग पहले इसको 1 गिन लेते हैं। चलिए कि 1 है ये, और ये आधा को कोई नंबर नहीं देते हैं। यहाँ पे त और त में आ की मात्रा है, तो इसको 2 नंबर मिलेगा, इसको 2 नंबर मिलेगा और इसको 1 नंबर मिलेगा। अब गिनिए, देखिए 1 2 3 2 5 1 6 और 2 8 और 2 10। देखिए 10 ही हो रहा है, जबकि मैंने पहले आपको बता दिया था कि ये दोहा है और चौथे चरण में 11 मात्रा होनी चाहिए, लेकिन हम गिन रहे हैं तो 10 हो रहा है, 11 नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो संयुक्त के पहले मुँह आया है, इसको हम 1 नहीं गिनेंगे, 2 गिनेंगे। तो इस ट्रिक को आप ध्यान में रखिए। नहीं यदि आपको समझ में आ रहा है तो पहले एक नंबर दे के गिन लीजिए। अगर 11 हो जाता है तब तो हमको 1 नंबर देना। अगर 11 नहीं होता है तो इसका मतलब है कि इस संयुक्त अक्षर से आए हुए म को हम 2 नंबर देंगे, दीर्घ मानेंगे। ठीक है, बात समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से आपकी मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि संयुक्त अक्षर से पहले जो लघु आते हैं, इनको कभी कभी दीर्घ माना जाता है, यानी 2 मात्रा मानी जाती है, और कभी 1 ही माना जाता है। ऊपर मैंने जब आपको पहला नियम बताया है तो उसमें मैंने इसकी चर्चा की थी। तो मैंने कहा एक तो आप बोल के देखेंगे, मुक्ताहार, म पे दबाव पड़ रहा है, इसका मतलब इसको 2 देना है। ये बात मुझे पता है, लेकिन आप चूँकि अभी छोटे हैं, आपको नहीं पता है, बोल के नहीं पता चल रहा है कि यार म पे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो मैंने कहा ऐसे में आप करेंगे क्या कि आप इसको 1 नंबर दे के देखिए। यदि मान लीजिए हम इसको 1 नंबर देंगे तो 2 2 1 2 2 1, उसके बाद जब गिनते हैं तो 10 ही हो रहा है और होना चाहिए 11। इसका मतलब है कि हमें इस संयुक्त अक्षर के पहले के म को 2 नंबर देना पड़ेगा। तो अब देखिए 2 2, इसका 2 दे चुके हैं, इसका 2, इसका 2 और इसका 1। अब गिनिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11 हो गया ना 11। इसका मतलब कि हम यहाँ पे संयुक्त अक्षर से पहले जो म है हम इसको 2 नंबर देंगे। यदि इस म को 1 नंबर देने पर हमारा पूरा यहाँ पर 11 मात्रा हो जाती, तब हम इसको 1 नंबर ही देते। इसका मतलब तब इस पे बल नहीं पड़ रहा होता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। यदि कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो हम लोगों ने गिना था कि इसमें 13 मात्रा थी, इसमें जो है 11 मात्रा थी, इसमें 13 मात्रा थी और इसमें 11 मात्रा है। तो ये दिया हुआ जो छंद है वो दोहा है। इसके ऊपर वाला उदाहरण सोरठा था, जो कि ठीक दोहे का उल्टा होता है। दोहे में 13 11 होती है, जबकि सोरठा में इसका उल्टा होता है। 11 यहाँ 11 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ 13 और यहाँ 13 होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई। आज इतना ही। हम लोग कल की वीडियो में गति, लय, तुक, ये सब क्या चीज़ें हैं उसको लिख कर समझेंगे। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए।